हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पार्किंसंस डिजीज़। सो जो पार्किंसन डिजीज़ होती है वो डोपामीन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ठीक है, यानी कि पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है, डोपामीन की कमी हो जाती है। जो डोपामीन होता है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसका एक फंक्शन होता है मसल्स मूवमेंट्स को कंट्रोल करना। ओके, मसल्स मूवमेंट्स में कंट्रोल करना या हेल्प करना मसल मूवमेंट में किसका काम होता है, डोपामीन का। तो पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, ये डोपामीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ओके, सो इसकी जो अपन डेफिनेशन की बात करें तो पार्किंसन डिजीज क्या है, ये एक डीजनरेटिव डिजीज है जिसमें क्या होता है, जो डोपामीन प्रोड्यूसिंग सेल्स होती है, ओके, उनका डीजनरेशन होने लग जाता है। ठीक है, कि जो पार्किंसन डिजीज़ है ये क्या है, डीजनरेटिव डिजीज़ है जिसमें जो डोपामिन जो सेल्स बनाती है उन सेल्स का डीजनरेशन या डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है। ओके, और ये जो डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स है वो कहाँ पाई जाती है, सबस्टेंशिया नाइग्रा में। कहाँ पाई जाती है, सबस्टेंशिया नाइग्रा में। ओके, सो ये जो डायग्राम है इसमें सबस्टेंशिया नाइग्रा को शो कर रखा है। ये जो सबस्टेंशिया नाइग्रा है, ये जो न्यूक्लियाई है, ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है मिड ब्रेन में। ठीक है, मिड ब्रेन ब्रेन का एक पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें सबस्टेंशिया नाइग्रा न्यूक्लियाई पाया जाता है, जिसके अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स। ओके, जो डोपामिन का फॉर्मेशन करती है। अब पार्किंसन डिजीज की कंडीशन में क्या होता है, जो इस सबस्टेंशिया नाइग्रा में जो डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स है इनका क्या होने लग जाता है, डिस्ट्रक्शन। ठीक है, इन सेल्स का डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है जिसकी वजह से क्या रिजल्ट होगा, बॉडी में डोपामिन की कमी हो जाएगी। ओके, सो पार्किंसन डिजीज एक ऐसी कंडीशन है या ऐसा डिजेनरेटिव डिजीज है जिसमें डोपामिन की कमी हो जाती है। ओके, और ये जो प्रॉब्लम है मोस्टली ओल्ड एज में देखने को मिलती है। कब देखने को मिलती है, ओल्ड एज में। ओके, नेक्स्ट इसके बाद जो अपन किसी कोजेज की बात करें तो जो भी इसकी कोजेज हैं या जो रिस्क फैक्टर्स कह सकते हैं, ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली किसको अफेक्ट करते हैं, ब्रेन को। ठीक है, तो ऐसी कोई भी कंडीशन जो ब्रेन को अफेक्ट कर रही है या मिड ब्रेन में जो सबस्टेंशिया नाइग्रा है उसको अफेक्ट कर रही है, ठीक है, तो वो कोज कर सकती है पार्किंसन डिजीज। लाइक ऐसी कोजेस की बात करें तो जो एक्चुअल कोज है वो अननोन है, यानी कि ये कंडीशन क्यों हो रही है इसकी जो एक्चुअल कोज वो पता नहीं है, बट इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। लाइक केमिकल पॉइजनिंग, अगर बॉडी में किसी भी तरह की केमिकल पॉइजनिंग हो गई, ठीक है, तो हो सकता है कि वो ब्रेन की जो सेल्स है या जो सबस्टेंशिया नाइग्रा की जो सेल्स है उनको डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, दूसरा हेड इंजरी, अगर ब्रेन में किसी भी तरह की इंजरी हुई, ठीक है, और उस इंजरी में मान लो मिड ब्रेन डैमेज हो गया तो क्या होगा, डोपामिन की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन एराइज होगी, पार्किंसन डिजीज। ओके, नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर कह सकते हैं वो हो सकता है फैमिली हिस्ट्री, यानी कि अगर पेशेंट की फैमिली में पहले किसी को अगर पार्किंसन की प्रॉब्लम थी तो उसके चांस होते हैं कि उस पेशेंट को भी पार्किंसन इसी वजह से हुआ है। ठीक है, फैमिली की वजह से। ओके, नेक्स्ट है जेनेटिक फैक्टर्स, अगर इस तरह के जीन्स उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, अगर मदर या फादर से इस तरह के जीन्स उसको मिले हैं जो पार्किंसन डिजीज कोज कर सकते हैं तो ये भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। ओके, सो दीज आर द कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स ऑफ पार्किंसन डिजीज। नेक्स्ट इसके बाद जो इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें या मैकेनिज्म की बात करें कि किस तरह से डिजीज कोज हो रही है,
तो जो भी रिस्क फैक्टर्स है या कोजेज है वो क्या करती हैं, डायरेक्टली जो डोपामिन सेल्स है, डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स है, कहाँ पे प्रेजेंट है, सबस्टांसिया नाइग्रा में, ठीक है। तो ये जो भी कोजेज है वो किसको डिस्ट्रॉय कर रही है, डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को, ठीक है। अब जैसे डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स डिस्ट्रॉय होगी तो क्या होगा, डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी या कमी हो जाएगी बॉडी में, ओके, या ब्लड में। अगर डोपामिन की कमी होगी तो उस वजह से क्या रिजल्ट आएगा, एबनॉर्मल कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस और सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन, ओके। सो जैसा कि आपको पता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में इम्पल्सेस को पहुंचाना, ठीक है, यही न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है। तो डोपामिन भी क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। और ये क्या काम करता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज को या इम्पल्सेस को सेंड करने का काम करता है, ठीक है। तो अगर इस कंडीशन में डोपामिन की कमी हो रही है तो क्या होगा, जो इम्पल्सेस कंडक्ट हो रही थी वो कंडक्ट नहीं हो पाएगी, या जो सिग्नल्स ब्रेन से दूसरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच रहे थे इम्पल्सेस के थ्रू, या सिग्नल्स जा रहे थे, वो नहीं जा पाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं जा पाएंगे, क्योंकि डोपामिन की कमी हो गई है, ओके। सो इस वजह से क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, पुअर मसल कंट्रोल, ठीक है। जो पेशेंट अगर पार्किंसन डिजीज से सफ़र कर रहा है या डोपामिन की डेफिशिएंसी हो रखी है तो उस पर्सन में क्या रिजल्ट आएगा, पुअर मसल कंट्रोल, पेशेंट की मसल्स पे पुअर कंट्रोल होगा, ओके। और दूसरा क्या होगा, या तो एबनॉर्मल मूवमेंट या स्लो मूवमेंट, पेशेंट नॉर्मली मूव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके मस्कुलर कंट्रोल लॉस हो चुका है, ओके। सो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी थी कि कैसे कॉज होता है पार्किंसन डिजीज। डोपामिन जो भी कॉजेज होती है इसकी, वो डोपामिन सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है, जिसकी वजह से डोपामिन की कमी हो जाती है। और डोपामिन की कमी होगी तो क्या होगा, ब्रेन से जो सिग्नल्स या इम्पल्सेस है वो नॉर्मली कंडक्ट नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या रिजल्ट आएगा कि पेशेंट में एक तो पुअर मसल कंट्रोल होगा और स्लो मूवमेंट होंगे, ओके। नेक्स्ट इसके बाद जो अपन इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसके मेन पार्किंसन डिजीज के मेन तीन कार्डिनल इसमें फीचर्स देखने को मिलते हैं। कार्डिनल यानी कि जो इम्पोर्टेंट मेन फीचर्स हैं इसके, वो तीन हैं साइन। कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन तो है ट्रेमर्स, ठीक है। पेशेंट में एक तो ट्रेमर्स की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ओके। सेकंड प्रॉब्लम जो देखने को मिलेगी वो होगी रिजिडिटी या स्टिफनेस, ठीक है। पेशेंट की बॉडी में जो मसल्स है उनमें क्या प्रेजेंट रहेगी, एकदम रिजिडिटी या स्टीफनेस, ओके, कड़कपन रहेगा बॉडी में, मसल्स या जो मूवमेंट्स है वो नॉर्मली हो नहीं पाएंगे, ओके। थर्ड वन जो सिम्टम मेन फीचर देखने को मिलेगा वो होगा ब्रेडी काइनेशिया, ठीक है। दो वर्ड आते हैं ब्रेडी एंड टेकी। टेकी का मतलब तो क्या होता है, इंक्रीज हो जाना, और ब्रेडी का मतलब कम हो जाना। तो यहाँ पे ब्रेडी काइनेशिया का मतलब क्या, काइनेशिया का मतलब होता है मूवमेंट, काइनेटिक या काइनेशिया ये रिलेटेड टू मूवमेंट, और ब्रेडी का मतलब डिक्रीज हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट में क्या से देखने को मिलेगा, ब्रेडी काइनेशिया में एबनॉर्मल स्लो मूवमेंट, यानी पेशेंट स्लो मूव करेगा, ओके। सो दीज आर थ्री आर द कार्डिनल फीचर्स ऑफ पार्किंसन डिजीज। कौन कौन से सिम्टम्स हैं, तीन। एक तो पेशेंट में ट्रीमर्स की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, एक बॉडी में रिजिडिटी रहेगी मसल्स में, तीसरा ब्रेडी काइनेशिया कंडीशन रहेगी, यानी पेशेंट स्लो मूव करेगा, ओके। और इसके अलावा जो अदर सिम्टम इसमें देखने को मिलेंगे वो कौन कौन से होंगे, फर्स्ट वन है मोनोटोनस स्पीच। इसका मीन क्या होगा, टोनस, टोनस का मतलब होता है टोन, बोलने की टोन, ठीक है। जैसे एक पर्सन बोलता है तो वो अलग अलग टोन में बोलता है, यानी कि एक धीरे बोलता है, फिर तेज बोलता है, फिर मीडियम बोलता है, ठीक है। बट जो पार्किंसन डिजीज का पेशेंट होगा वो कैसे बोलेगा, सिर्फ एक ही टोन में, मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। तो एक ही टोन में वो बात करेगा। लाइक एग्जाम्पल के लिए मैं बोल के बताता हूँ आपको, जैसे एक ही टोन में मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं बात करता हूँ,
सो ये क्या है, मोनोटोनस स्पीच है, मीन एक ही टोन में वो बोलेगा। ओके। नेक्स्ट जो सिम्टम देखने को मिलेगा वो होगा शफलिंग गेट, यानी कि गेट का मतलब होता है जो मीन्स पोजीशन होती है पेशेंट का चलने का, जो मीन्स पोजीशन होती है उसको बोलते हैं गेट। तो पेशेंट में शफलिंग गेट देखने को मिलेगा, यानी कि एबनॉर्मल पोजीशन, यानी पेशेंट की क्या होगी, जैसा एक पर्सन नॉर्मली पोजीशन में खड़ा रहता है वैसे वो पोजीशन में खड़ा नहीं रह पाएगा। ओके, तो वो एबनॉर्मल पोजीशन होगी। थर्ड वन जो सिम्टम देखने को मिलेगा वो होगा मास्क लाइक फेस, यानी पेशेंट के फेस पे कोई भी फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मस्कुलर मूवमेंट्स नॉर्मली नहीं हो पा रहे हैं। ओके। नेक्स्ट जो सिम्टम देखने को मिलेगा वो होगा डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब क्या होता है? पेनफुल स्वालोइंग, यानी कि पेशेंट को स्वालो करने में दिक्कत आएगी। वो कुछ भी खाएगा पिएगा तो उससे स्वालो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि मसल्स में मूवमेंट नहीं है, रिजिडिटी हो रखी है, स्टिफनेस हो रखी है। ओके। नेक्स्ट सिम्टम क्या देखने को मिलेगा? लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। जो पेशेंट का जो कोऑर्डिनेशन रहता है, जो बैलेंस रहता है, वो मेंटेन नहीं रह पाएगा। अगर अपन जो चलते हैं तो दोनों अपने पैर कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, तो अगर पेशेंट चलने की कोशिश करेगा तो उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि मस्कुलर मूवमेंट लॉस हो चुका है। ओके। नेक्स्ट क्या सिम्टम देखने को मिलेगा? हैंड राइटिंग बिकम्स स्मॉलर, यानी कि जो पर्सन जो लिख रहा है तो उसकी हैंड राइटिंग कैसी हो जाएगी? स्मॉलर। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उसके जो रिस्ट है या जो हैंड है, ठीक है, जो उसकी फिंगर्स हैं उनमें मूवमेंट्स नहीं हो पाएगा, तो जैसे लिखेगा तो वो अपने हाथ को सही तरीके से मूव नहीं कर पाएगा, इसलिए पेशेंट की हैंड राइटिंग कैसी आएगी? स्मॉल। ओके। और लास्ट वन जो इसमें सिम्टम देखने को मिलेगा वो होगा स्लर्ड स्पीच, यानी पेशेंट को बोलने में दिक्कत होगी, वो रुक रुक के बोलेगा, अटक अटक के। क्यों बोलेगा? क्योंकि जो टंग है, टंग में भी मसल्स होती है, ठीक है, तो अगर मसल मूवमेंट लॉस हो रखा है तो पेशेंट को बोलने में भी दिक्कत होगी। तो कैसे बोलेगा? अटक अटक के। ओके। सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज। नेक्स्ट इसके बाद बात करें डायग्नोसिस की, तो इसमें सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, लाइक फैमिली हिस्ट्री, कि अगर फैमिली में किसी को पहले पार्किंसन हो रखा है तो इस वजह से चांस हुआ है कि पेशेंट को पार्किंसन कंडीशन एराइज हुई है। ओके। नेक्स्ट इसके बाद सेकंड क्या करेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट के जो मूवमेंट्स हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, तो उससे अपने को लाइक जो ऑब्जर्वेशन में देखेंगे तो पेशेंट को जो साइन होंगे वो हमको शो होंगे, लाइक ट्रेमर्स होंगे। पेशेंट जब मसल मूवमेंट करेगा तो उसमें मसल मूवमेंट्स में रिजिडिटी फील होगी। ओके। तो इस तरह के फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट डायग्नोसिस क्या होगा? सीटी स्कैन और एमआरआई। ओके। नेक्स्ट इसमें जो डायग्नोसिस है वो ये होगा कि पेशेंट को हम लीवोडोपा देंगे, ठीक है। लीवोडोपा क्या होती है? ये प्रीकर्सर है डोपामीन का। प्रीकर्सर का मीन क्या होता है कि ये जो है बॉडी में जाने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाती है? डोपामीन में, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रीकर्सर। तो पेशेंट को क्या देंगे डायग्नोसिस में? इसमें लीवोडोपा देंगे, ठीक है। अगर लीवोडोपा देने के बाद, ठीक है, पेशेंट की मसल्स फंक्शन जो है स्टेबलाइज हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट को पार्किंसन की कंडीशन है। डू यू अंडरस्टैंड? पेशेंट की बॉडी में डोपामिन की डेफिशिएंसी हो रखी है, तो अगर इसको डायग्नोसिस करना है तो पेशेंट को क्या देंगे? लीवोडोपा। तो ये जैसे लीवोडोपा ब्लड में जाएगा तो ये बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डोपामिन में। और जैसे ही ब्लड में अगर डोपामिन का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा? पेशेंट के मस्कुलर मूवमेंट इम्प्रूव हो जाएंगे। तो इससे हम क्या आइडेंटिफाई हो जाएगा पेशेंट को कौन सी कंडीशन है? पार्किंसन। ओके। सो ये है इसके डायग्नोसिस। इसके बाद नेक्स्ट अपन लास्ट जो इसकी बात करें मेडिकल मैनेजमेंट की, तो पार्किंसन डिजीज का कोई भी क्योर, कंप्लीटली क्योर नहीं है, इसको क्योर नहीं कर सकते, ठीक है। बट जो मैनेजमेंट है इसका, उसका जो फोकस है वो किस पे रहेगा कि जो लक्षण या जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उनको रिलीव कर सके, ठीक है, जो प्रॉब्लम हो रही है उसको रिलीव कर सके। तो उसको रिलीव कैसे करेंगे? या तो मेडिकल थेरेपी देके या फिजिकल थेरेपी देके। ओके। तो सबसे पहले अपन इसकी जो मेडिकल थेरेपी की बात करें तो
इसमें डोपामिन की कमी को या डोपामिन के लेवल को इम्प्रूव करने के लिए पेशेंट को लीवोडोपा ड्रग दी जाती है। ओके, जो कि डोपामिन का क्या है, प्रीकर्सर है, यानी कि ब्लड में जाने के बाद ये लीवोडोपा किस में कन्वर्ट हो जाती है, डोपामिन में। ओके, ठीक है। बट इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि अगर हम जब सिंगल लीवोडोपा ड्रग देते हैं, ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, इट शुड बी इफेक्टिबल डोपामिन इटसेल्फ नॉट क्रॉसिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर। इसका मतलब ये है कि अगर सिर्फ सिंगल लीवोडोपा पेशेंट को देंगे तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगी, ठीक है। अगर ये ब्लड ब्रेन बैरियर को सिंगल ड्रग क्रॉस नहीं कर पाएगी तो डोपामिन में ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, लीवोडोपा के साथ कौन सी ड्रग देते हैं, कार्बिडोपा, ठीक है। लीवोडोपा को कौन सी ड्रग के साथ देते हैं, कार्बिडोपा के साथ, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये ड्रग कार्बिडोपा पे लीवोडोपा को डिस्ट्रॉय होने से बचाती है, ठीक है। इसलिए इसको मतलब कॉम्बिनेशन में देते हैं लीवोडोपा किसके साथ, कार्बिडोपा के साथ। ओके, क्यों देते हैं, क्योंकि एक तो लीवोडोपा सिंगल हैंडेडली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती है। ओके, दूसरा जो लीवर होता है वो इसको लीवोडोपा को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, लीवोडोपा के साथ कार्बिडोपा कॉम्बिनेशन में देते हैं। तो ये क्या करेगा, एक तो लीवर में इसको डिस्ट्रॉय होने से बचाएगा, दूसरा ये इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगी। ओके, सो ये इसका मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसमें दो ड्रग दी जाती है, लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद जो फिजिकल थेरेपी की बात करें तो फिजिकल थेरेपी इसका सबसे बढ़िया इलाज है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको प्रॉपरली क्योर नहीं कर सकते हैं, बट फिजिकल थेरेपी या फिजिकल एक्सरसाइज से क्या कर सकते हैं, पेशेंट में मस्कुलर मूवमेंट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। मसल टोन जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू फिजिकल थेरेपी, ठीक है। तो फिजिकल थेरेपी में क्या क्या कर सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज, पेशेंट अगर एक्सरसाइज करे तो उससे उसकी क्या होगी, मसल टोन इम्प्रूव होगी। स्पीच थेरेपी देंगे पेशेंट को जिसमें पेशेंट को बोलने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, पेशेंट इजीली बोल पाएगा, ठीक है। तो ये इसका फिजिकल थेरेपी का ट्रीटमेंट है। सो ये पार्किंसन डिजीज कंडीशन कंप्लीट हो गई। पार्किंसन डिजीज क्या होती है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें डोपामिन की कमी हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि जो सबस्टांस या नाइग्राम में डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ओके, सो इसके जो तीन कार्डिनल फीचर्स है कौन कौन से देखने को मिलते हैं, एक तो ट्रेमर्स, दूसरा रिजिडिटी एंड ब्रेडिकाइनेशिया। ओके, नेक्स्ट इसके बाद जो इसके मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें कौन सी ड्रग देते हैं, लीवोडोपा विथ कार्बिडोपा। क्यों देते हैं, क्योंकि अगर सिंगल लीवोडोपा देंगे तो एक तो उसको लीवर डिस्ट्रॉय कर देगा, दूसरा वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो इसको कॉम्बिनेशन में देते हैं किसके साथ, कार्बिडोपा के साथ। ओके, अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।